आज हम यूथ पब्लिकेशन की जो अपनी श्रृंखला भारतीय इतिहास की चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जिसे नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो स्कंदगुप्त आसीन हुआ था कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात। गुप्त शासक स्कंदगुप्त की शासन अवधि क्या थी? तो ये थी 455 से 467 ईस्वी तक। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में स्कंदगुप्त की अंतिम तिथि क्या मिलती है? तो 467 467 ईस्वी। आगे देखिए, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। इसका स्कंदगुप्त का है। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की प्रारंभिक तिथि 455 ईस्वी का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। स्कंदगुप्त द्वारा निर्मित जूनागढ़ अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया था? तो गुजरात, सौराष्ट्र, जूनागढ़ से। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र यानी कि सौराष्ट्र प्रांत में किसे राज्यपाल नियुक्त किया था? तो पणदत्त को नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था? तो गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने। किसने किया था? गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने किया था। आगे देखिए, किस जैन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त किस जैन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा था? तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है, ये जैन ग्रंथ है। सर्वाधिक हूण आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुए थे? तो ये स्कंदगुप्त के। उसने पराजित भी किया था हूणों को। हूण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। हूण का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के। हूणों के प्रारंभिक नेता कौन थे? तो खुशेनवाज, जैसे यूएन राय के अनुसार खुशेनवाज थे हूणों के प्रमुख नेता। आगे देखते हैं हम, हूणों को भारतीय लोग किस नाम से पुकारते थे? मलेच्छ। हूणों के आक्रमण किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो सोमदेव कृत कथा सारित सागर में। सोमदेव कृत कथा सारित सागर में हूणों के आक्रमण का विवरण मिलता है। आगे देखिए, स्कंदगुप्त कालीन सिक्के कौन से थे? गरुड़ प्रकार, वेदी प्रकार, नंदी प्रकार, धनुधारी प्रकार, छत्र प्रकार और अश्वरोही प्रकार। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का साम्राज्य किन क्षेत्रों में समाहित किया था? तो ये किया था उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक। गुप्त काल में सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो ये गिरनार थी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने कराई थी। किसने कराया था? पुष्पगुप्त वैश्य ने कराया था सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण। मौर्य सम्राट अशोक के समय सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो तुषास्प ने करवाया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का बांध टूटने पर किसने उसे पुनर्निर्माण करवाया था? तो राज्यपाल सुविशाख ने करवाया था। और रुद्रदामन के समय में ही होता है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। भीतरी नामक स्थल पर किस गुप्त शासक ने विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी? तो स्कंदगुप्त ने करी थी। स्कंदगुप्त ने दक्षिण भारतीय शासक को मालवा से खदेड़ दिया तथा उसको अपना सामंत नियुक्त किया था। तो प्रभाकर। स्कंदगुप्त ने दक्षिण भारतीय शासक को मालवा से खदेड़ दिया तथा किसको अपना सामंत नियुक्त किया? तो प्रभाकर को। आगे देखिए, स्कंदगुप्त कालीन प्रमुख पदाधिकारियों के नाम। पणदत्त सौराष्ट्र का राज्यपाल था। सर्वनाग अंतर्वेदी गंगा यमुना दोआब का विषयपति। भीमवर्मन तो कौशाम्बी का राज्यपाल था। प्रभाकर पश्चिमी मालवा का राज्यपाल था। चक्रपालित ये गिरनार का पुरपति था। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी? क्रमादित्य थी, परम भागवत की उपाधि धारण करी, देश रक्षक, सकारद, क्षितिपति
पति क्षिति पशत पति विजिताव निर्वनिपति विजिताव निर्वनपति और विक्रमादित्य, ये उपाधियां उसने धारण करी थी स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की तुलना चक्रवर्ती राम व युधिष्ठिर से की गई? तो सूफिया लेख में करी गई। किस जैन ग्रंथ ने स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान और धर्मात्मा कहा है? तो आर्य मंजू मूल कल्प में किया है। स्कंदगुप्त कालीन प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में था। ये 455 ईस्वी की तिथि। हूण आक्रमण सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण। बिहार स्तंभ लेख पटना बिहार में है और स्कंदगुप्त के समय के राजाओं और पदाधिकारियों के नामों का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये देखिए पुष्यमित्र जाति और एवं हूणों के युद्धों का विवरण मिलता है। आगे देखिए कौहम स्तंभ लेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये क्या है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मद नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण कराया। सूफिया का लेख रीवा मध्य प्रदेश। गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय में मिलती है। गुप्त वंश का घटोत्कच वंश कहा गया। और गढ़वा शिलालेख यह प्रयाग उत्तर प्रदेश स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख है। आगे देखिए इंदौर ताम्रपत्र इंदौर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। सूर्य पूजा एवं सूर्य मंदिर में दीपक जलाने का विवरण है इसमें। अब गुप्त वंश या अवनति काल है गुप्त वंश का। पूर्व गुप्त ये 467 से 476 ईस्वी तक। किस गुप्त शासक के पश्चात गुप्त साम्राज्य का अवनति प्रारंभ हुई थी? तो स्कंदगुप्त के बाद में। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? पुरुगुप्त। गुप्त शासक पुरुगुप्त कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था ये। भीतरी मुद्रा लेख में पुरुगुप्त की माता को क्या कहा गया है? महादेवी अनंत देवी। पुरुगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्र देवी नाम था। गुप्त शासक पुरुगुप्त की शासन अवधि क्या थी? तो लगभग 467 से 476। परमारकृत वसुबधु जीवन व्रत के अनुसार गुप्त शासक पुरुगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पुरुगुप्त काल में किस नगर का महत्व प्रतिपादित होता है? तो अयोध्या का। अयोध्या का उल्लेख किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कर्मदंडाभिलेख से मिलता है ये अयोध्या का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में। गुप्त काल में अयोध्या में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किस बौद्ध भिक्षु ने करवाया था? तो अभय मित्र ने करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग कुमार कुमारगुप्त द्वितीय, ये क्या है इसके बारे में? पुरुगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो कुमारगुप्त द्वितीय। भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार पुरुगुप्त के कितने पुत्र थे? कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंह गुप्त और बालादित्य। आगे देखते हैं। अब आते हैं बुद्धगुप्त। नेक्स्ट हमारा जो है बुद्धगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो बुद्धगुप्त। किस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि बुद्धगुप्त पुरुगुप्त का पुत्र था? तो नालंदा के मुहर से। बुद्धगुप्त की माता का क्या नाम था? चंद्र देवी नाम था। किस गुप्त शासक की प्रथम तिथि 470 ईस्वी में सारनाथ के लेख में मिल रहा है? तो बुद्धगुप्त। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में देखिए दामोदर ताम्रपत्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है? तो ये बुद्धगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी में सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा गया है? तो ये बुद्धगुप्त को। उत्तर गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं पर श्री विक्रम की उपाधि किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो बुद्धगुप्त से। गुप्त शासक बुद्धगुप्त के किस अभिलेख में पूर्वी मालवा का सामंत मात्र विष्णु का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख से। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के पश्चात किसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया? बुद्धगुप्त ने किया। गुप्त शासक बुद्धगुप्त किस धर्म का मतानुयायी था? तो बौद्ध धर्म का मतानुयायी था ये बुद्धगुप्त। किस अंतिम गुप्त सम्राट के समय गुप्त साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था? तो बुद्धगुप्त। कौन अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से नर्मदा नदी तथा मालवा से बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था? तो बुद्धगुप्त ने किया था। आगे देखिए
बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 भागों में। पहला था मगध क्षेत्र में नरसिंह बालादित्य, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त और बंगाल में वैन्यगुप्त। नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में जानते हैं। बुद्धगुप्त के पश्चात साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य। भीतरी मुद्रालेख में नरसिंह गुप्त की माता का क्या नाम मिलता है? तो महादेवी चंद्रदेवी। गुप्त साम्राज्य के विभाजन किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह बालादित्य के शासनकाल में। हूण नरेश महिरकुल का समकालीन गुप्त शासक कौन था? तो नरसिंह बालादित्य। नालंदा मुद्रालेख में बालादित्य को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो परम भागवत की। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य किस धर्म का मतानुयायी था? तो बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। आगे देखते हैं। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य किस बौद्ध विद्वान की शिष्यता ग्रहण करी थी? तो वासुबंधु की। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर किस आक्रमणकारी को मुक्त कर दिया था? हूण नरेश मिहिरकुल को। भानुगुप्त देखते हैं। गुप्त शासक भानुगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख 510 ईस्वी में। एरण अभिलेख में किस गुप्त शासक को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर या जगती प्रवीरों तथा महान राजा कहा गया है? तो भानुगुप्त को। गुप्त शासक भानुगुप्त ने किसके विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की थी और युद्ध में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई? तो इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, तो हूणों के विरुद्ध युद्ध में। अब देखिए वैन्यगुप्त के बारे में आते हैं। वैन्यगुप्त गुप्त शासक वैन्यगुप्त के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो गुणधैर्य बांग्लादेश में कोमिल्ला ताम्रपत्र लेख। आगे देखिए कुमारगुप्त तृतीय आते हैं। नरसिंह बालादित्य के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो कुमारगुप्त तृतीय। भीतरी तथा नालंदा मुद्रालेखों में कुमारगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम मिलता है? तो महादेवी मित्रदेवी। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कुमारगुप्त द्वितीय था गुप्त वंश का अंतिम शासक। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णु गुप्त, इसे चंद्रादित्य कहते हैं। आगे देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो पहला कारण क्या था? अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे। शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप था। प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, बाह्य आक्रमण, हूण आक्रमण, उच्च पदों का आनुवंशिक होना, बौद्ध धर्म का प्रभाव, उत्तराधिकारी युद्ध, स्थानीय और प्रांतीय राजाओं की स्वतंत्रता। और देखिए सामंतवाद का विकास, केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, एकता और स्थायित्व का अभाव, सैन्य एवं प्रशासनिक शिथिलता, राष्ट्रवादी भावना का अभाव, पारस्परिक संघर्ष एवं विद्वेष का वातावरण। आगे देखते हैं गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त राजवंश में पेरिक्लीन युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो एल डी बर्नेट ने दी थी पेरिक्लीन युग की संज्ञा किसे? गुप्त राजवंश को। गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग की संज्ञा सर्वप्रथम किस भारतीय ने दी थी? के एम मुंशी ने दी थी। के एम मुंशी ने कहा, इसे स्वर्ण युग कहा के एम मुंशी ने गुप्त राजवंश को। आगे देखिए गुप्त राजवंश को भारत के एलिजाबेथ व स्टुअर्ट कॉल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी थी? तो वी ए स्मिथ ने की थी। गुप्त राजवंश को भारत का एलिजाबेथ व स्टुअर्ट काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी थी? तो वी ए स्मिथ ने दी थी। आगे देखते हैं गुप्त राजवंश का श्रेय युग की संज्ञा किस भारतीय इतिहासकार ने दी थी? आर सी मजूमदार ने श्रेय युग की संज्ञा दी थी गुप्त राजवंश को। गुप्त काल को पुनर्जागरण की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? मैक्स मूलर ने गुप्त काल को पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी। आगे देखिए गुप्त राजवंश के स्वर्ण युग के संदर्भ में प्रमुख विशेषताएं क्या थी? क्या क्या थी? चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए क्या है, संस्कृति
संस्कृत साहित्य का विकास होता है गुप्त काल में। फिर विज्ञान, कला, स्थापत्य का चरमोत्कर्ष था। भारतवर्ष की राजनीतिक एकता, धार्मिक संहिता का काल था। बृहत्तर भारत की अवधारणा की स्थापना होती है। आर्थिक समृद्धि काल था। महान और चक्रवर्ती सम्राटों का काल था। राजनीतिक एकता का काल था। आगे देखिए, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल था और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल था। किस इतिहासकार ने गुप्त वाकाटक काल नाम दिया है? किस इतिहासकार ने गुप्त काल को गुप्त वाकाटक काल नाम दिया है? तो आरसी मजूमदार और एस दांडेकर ने। गुप्तकालीन कला स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अजंता, बाघ, धारशिव, बनोटी, घटोत्कच हुआ, औरंगाबाद की गुफाएं। अब गुप्त काल के प्रशासन के बारे में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो से बने रहने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।